बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत ज़बरदस्त खबरें आज आपसे शेयर करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से आपसे ये जिक्र करना ज़रूरी है कि आप हमें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर तो बराह रास्त देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको फेसबुक लाइव की सहूलत भी मुयसर है। अगर आप हमें फेसबुक लाइव के ज़रिए देखना चाहते हैं या कॉमेंट करना चाहते हैं, आपके कॉमेंट्स को प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे, तो PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के पेज पर आपने जाना है और वहाँ जाकर आप हमें बराह रास्त देख भी सकते हैं लाइव स्ट्रीम करके, और अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट है, किसी बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ी आपके पास खबर है आपके इलाके से, तो उसको भी हम शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तो अब आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही है वॉलीबॉल में, इसको आज हम बाकायदा तौर पर डिस्कस भी करेंगे, थोड़े से आपको डायनामिक्स भी बताएंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करेंगे, ना सिर्फ सीनियर लेवल के ऊपर बल्कि जूनियर लेवल पर भी बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। अंडर 19 का भी रिसेंटली टूर्नामेंट भी हुआ जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। उसके अलावा हमने देखा कि कावा लीग भी हुई, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। एशियन की बात करें तो पाकिस्तान वॉलीबॉल में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहा है, और यूथ और सीनियर लेवल दोनों पर। अब इसको हमने आगे मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी मॉडल के साथ कैसे चलाना है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो ट्रेनिंग किस तरह हो रही है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, किन चीज़ों की मजीद हमें ज़रूरत है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद आपसे क्रिकेट पर गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट में आपको बताएंगे कि कौमी जो टेस्ट टीम है और वनडे टीम है, दोनों के कप्तानों को लेकर एक बहस जारी है। ये फैसला करना है कि जी कप्तान कौन होगा, क्या शान मसूद तब्दील होने जा रहे हैं, तो वक्त ही बताएगा। वनडे के लिए भी नए कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। कुछ नाम हैं जो कप्तानी की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन एक नाम को लेकर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही है, तो उससे भी आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब कप्तानी का सवाल जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किसको बनाए जाने का इम्कान है। क्योंकि देखें, हमें अगर आप सीरीज़ का भी अंदाज़ा लगाते हैं तो अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी आने लगी है आपके पास, और आपके अपने होम ग्राउंड पर हो रही है, तो उसके लिए कप्तान कौन होगा ये अगर इन्हीं दिनों में फैसला हो जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है कि टीम कॉम्पोजिशन के लिए अच्छा है। तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। पाकिस्तान टीम जीत का खाता जो है वो नहीं खोल सकी। मलेशिया के खिलाफ जो है कोरिया से भी मैच उनका 2 गोल से बराबर रहा। तो ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े टफ मुकाबले अभी तक देखने को मिल रहे हैं। एक गोल का फ़र्क कहीं ना कहीं रह जाता है, लेकिन इस दोनों मैचेस के ड्रॉ की भी अगर बात करें तो जिस तरह मैंने कहा बहुत इंटेंस मुकाबले हुए, तो इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली है। 16 साल अफान हैं जिन्होंने चैम्पियनशिप के दौरान 23 में से 19 गेम्स अपने नाम की और ये टाइटल हासिल किया है, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मेरे ख्याल से स्क्रैबल की भी अगर आप पिछले 1-2 साल से कंसिस्टेंसी उठाकर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स पाकिस्तान के नाम हो रही हैं तमाम कैटेगरीज़ में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी है। उसके बाद आपको बताएंगे US ओपन के बारे में, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मुकाबले जो हैं वो अख्ताम को पहुँचे हैं। बेलारूस के अरेना सबलेंका ने वुमेंस टाइटल अपने नाम किया है और बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही। US ओपन का एक टूर्नामेंट मिसिंग था, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट करती है, उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया। और अगर आप मेन साइड की बात करते हैं तो यानिक सिनर ने अमेरिका के ही टेलर फ्रिट्ज को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। टेलर फ्रिट्ज बहुत ही मायूस होंगे, होम सॉइल पर ये टाइटल नहीं जीत सके, लेकिन इटली के यानिक सिनर ने बहुत ही ज़बरदस्त टेनिस खेली और वो US ओपन मेंस कैटेगरी के बने हैं चैम्पियन। और उसके बाद आपसे बात करेंगे इंग्लैंड के ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं मोइन अली, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका करियर रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर इंग्लैंड टीम का हिस्सा बने, तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, आपको कुछ मोइन अली के करियर के बारे में भी बताएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट भी हैं, फुटबॉल हो क्रिकेट हो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको कहा था कि वॉलीबॉल की शानदार कारकर्दगी रही है, अगर आप बात करें यूथ लेवल पर या सीनियर लेवल पर, तो इस पर हमने बड़ी डिटेल में आज गुफ्तगू करनी है। तो बड़े ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो कौमी टीम है अंडर 19 वॉलीबॉल की, उसके हेड कोच भी हैं, साथ ही साथ सीनियर लेवल पर भी ये काम कर रहे हैं। हाल ही में हमारी इनसे गुफ्तगू होती रही है अंडर 19 चैम्पियनशिप को लेकर भी, तो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट जो हैं वो सामने आते रहे। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें सैयद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाल ही में जो अंडर 19 का मुकाबला रहा है, बड़ी शानदार वॉलीबॉल जो है वो देखने को मिली है। आपसे मेरी पहले भी गुफ्तगू हुई थी, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि ये लड़के क्योंकि इतने यंग लेवल पर हैं,
तो किस तरीके से अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है वो ये यूज़ करते रहे हैं, किस तरीके से आपकी जो एक आपने प्लान दिया था उस पर पूरा उतरते रहे? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये हमने बच्चों को तमाम मुल्क से एक रॉ हैंड की शेप में हमने इसको कलेक्ट किया 2022 में, और 2022 से ऑनवर्ड हमने टेनिस कैंप इसके लगाए। उसके बाद 2023 में फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एशियन अंडर 16 जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हुई थी उज़्बेकिस्तान, वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया। उससे पहले एक सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप थी, वहाँ हमने ये कंपटीशन खेला, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा सिल्वर मेडल लिया और एशिया में चौथे हुए। तो ये सफ़र शुरू रहा, उसके बाद वापस आए और फिर ट्रेनिंग कैंप्स जारी रहा। तो ये फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जारी थी अंडर 18 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप के लिए बहरीन। तो उसके लिए मेरे लिए एज ए कोच मेरे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट था। तो मैंने एक मुकम्मल प्लान बनाया और उसके तहत तकरीबन मोर देन 5 मंथ मैंने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए इस बच्चों के। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमने कंपटीशन भी खेले डोमेस्टिक लेवल पे मुख्तलिफ़ क्लब्स के साथ। और फिर हम जब गए उधर तो हमारे पूल में बहुत सख्त टीमें थी, के इंडिया थी, कोरिया थी, चाइनीज़ ताइपाई थी, ये सारी चीज़ें थी। तो हाँ, वो हमने ख़ास तौर पर इंडिया का मैं ज़िक्र करूँगा कि कोई भी गेम हो एक ऐसी हाइप क्रिएट होती है कि आप यानी कि एक इमेजिन है आपका ना। तो लड़कों का जो जज्बा था ना उस चैम्पियनशिप में तो बहुत देखने वाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मैच बहुत आसानी से जीता। तो वो फिर फतवाहत का सिलसिला जारी था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम सेमीफाइनल खेले। अनफॉर्चुनेटली हम चाइना जो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट से हम हारे। तो ये एक सफ़र था और फेडरेशन के जो हमारे चेयरमैन हैं चौधरी मोहम्मद यकूब साहब, उसकी अनथिक इंटायर एफर्ट्स हैं जो अभी हमारा FIVB का एक प्रोग्राम है कि आपके तमाम कैटेगरीज़ के जो कंपटीशन उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो ये हमने इनिशिएटिव लिया है। तो अंडर 16 में भी मेडल लिया है और अंडर 18 में, और फर्स्ट टाइम एवर यानी कि हिस्ट्री में पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की हिस्ट्री में कि पहली दफ़ा ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अच्छा सईद भाई, ये बहुत ज़बरदस्त एक सफ़र रहा है। मैंने मुराद से भी बात की, सीनियर लेवल पर भी हमने आपका कैंप भी देखा था, रूबन से भी बात चलती रही, हम वहाँ पर भी आए लियाकत जिम्नेजियम में। सीनियर लेवल पर थोड़ा सा ज़रा गेम के डायनामिक्स थोड़े से चेंज इस तरीके से होते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए बिल्कुल नया एक्सपोजर था। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल की भी बात करें तो फिर वो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, गेम के डायनामिक्स जो आप बता रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, फिर एक सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है अगर आप कुछ पॉइंट्स डाउन हैं तो वहाँ पर कंपोज रहना है। तो उसके लिए इन बच्चों को कैसे तैयारी कराई आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले इनके मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग किया और जो कंपटीशंस के अप्स एंड डाउन जो चीज़ें आती हैं वो एज ए कोच उनको समझाया कि आपको कोई क्रूशल स्टेज पे कोई ऐसे मुकाम आता है तो आपने हाउ टू टैकल इट। तो ये मैंने मेंटल वॉश गेम्स इस पैटर्न की डिफरेंट किस्म की इनको मेंटल को स्ट्रॉन्ग किया कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है ड्यूरिंग मैचेस कि आपको हाउ टू कैटल इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काबू किया। तो जहाँ सीनियर और जूनियर में अभी वो एक्सपीरियंस की कमी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर हमें उम्मीद है कि ये बच्चे बिल्कुल सीनियर्स को रिप्लेस करेंगे। और सीनियर हमारी इस टीम जैसे आपने देखा सेंट्रल एशियन का चैम्पियनशिप में वो गोल्ड मेडल, फिर ABC चैलेंज कप जो हुआ बहरीन में वहाँ सिल्वर मेडल लिया। तो ये एक सफ़र है और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो है 2028 के ओलंपिक्स गेम्स की क्वालिफिकेशन। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, हमने पहले भी ये बात की थी कि ओलंपिक्स 2028 जो LA में होने जा रही हैं उसकी तैयारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज से ही इस पर काम करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास इतना टाइम है कि हम क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। सना, यूथ लेवल पर ख़ास तौर पर मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने भी अंडर 19 की बात की, थोड़ा सा एक्सपोजर उस तरीके से नहीं होता नई गेम, या अगर आप नई चैम्पियनशिप में जा रहे हैं अंडर 19 टीम भेज रहे हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जीतें या ना जीतें, ये तो एक अलग सवाल हो जाता है, लेकिन जो तजर्बा वो उससे हासिल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से हमें वॉलीबॉल में बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। मेरे को सबसे पहले तो अहमद भाई को और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर हम हमेशा बात करते हैं जो डेडिकेशन आपकी ग्रास रूट लेवल पर काम करने की होती है वो एक डिफरेंट होती है। वो पाकिस्तान में आपको नज़र आती है कि बड़े नाम जो हम अगर क्रिकेट को दिमाग में रखें तो बड़े कम लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि एक तरह से लाइमलाइट नहीं आती। तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिन्होंने एक मतलब ये कहना आसान बात है कि हमने पहली दफ़ा क्वालिफाई किया ऐसे ज़बरदस्त इवेंट के लिए, पर इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है।
और हमेशा मैं आपसे यही बात करती हूँ कि जो एथलीट होता है वो अपनी फील्ड में रह के एथलीट बनता है। वो जिम्नेजियम में रह के हम जितनी मर्ज़ी फिटनेस करा लें या बिठा के वर्कशॉप्स करा लें और किताबों से पढ़ा दें, कभी भी वो एथलीट वैसे नहीं बनता। तो 5 महीने का कैंप अगर अंडर 16 अंडर 15 बच्चों को मिलता है, लगातार उनको प्रैक्टिस मिलती है, तो रिजल्ट्स आप ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे। तो ग्रास रूट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस बात की होती है कि एक फादर फिगर, एक इस तरह का माहौल क्रिएट हो जहाँ बच्चे फ्लरिश करें और फिर रेगुलरिटी से आप उनको प्रैक्टिस दे सकें, उनको मैचेस दे सकें। और आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं चाहिए। आपको सिर्फ उनकी जो रिसोर्सेज प्लेयर्स के लिए मौजूद हैं उनको प्लेयर्स के ऊपर इस्तेमाल करना है और राइट कोचिंग और गाइडेंस देनी है। तो हमारे मुल्क में टैलेंट इतना ज़्यादा है और वो किसी एक स्पोर्ट्स तक भी महदूद नहीं है। हमने देख लिया जेवलिन के लिए हमारा ओलंपिक गोल्ड आ चुका है। हमने लड़कियां हों लड़के हों हर डिफरेंट फील्ड में जहाँ थोड़ा सा हमें मौका मिलता है, सहूलत मिलती है या एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। तो सिर्फ बात इसी चीज़ की है कि रिसोर्सेज दी जाएँ, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोचेस को सपोर्ट करें, कोचेस प्लेयर्स को सपोर्ट करें। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर सपोर्ट आनी शुरू हो जाती है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और आई थिंक यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपको किसी भी टीम को सक्सेसफुल बनाने का। अच्छा, इसमें ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से सवाल आता है कि जब हमारा वो क्रॉप तैयार हो जाता है यूथ का, तो फिर उनकी पेट्रनेज कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि यूजुअली माजी में अनफॉर्चुनेटली कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं हमारी फेडरेशंस के कि हमने ये देखा कि वो फिर डिस्पर्स हो जाते हैं बच्चे। तो अगर आप उनसे अंडर 16 लेवल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं बाय द टाइम वो अंडर 19 और उसके बाद अब वो सीनियर्स के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो उनको उसी सेम पैटर्नेज के साथ रखा जाए जिसमें पिछले यूथ लेवल पर रखा है। देखिए उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं और एक आपका पाथवे है कि आप अंडर 16 के बाद अंडर 19 जाएं और फिर सीधा सीनियर ना आ जाए, फिर बीच में अंडर 23 आए, अंडर 25 आए या डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं जिसमें डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के लोग हों। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पाथवे हो और फिर अंडर 19 के बाद उनको आप प्लेसमेंट्स करें डिफरेंट लीग्स में, डिफरेंट ममालिक में, कुछ स्किल वर्कशॉप्स और इस टाइप की चीज़ों के अंदर उनको इन्वॉल्व रखें। और दूसरी चीज़ ये कि आपके सीनियर प्लेयर्स की ट्रांजिशन, हम लोग क्रिकेट में ये सैचुरेशन बहुत देखते हैं कि आपका सीनियर प्लेयर अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता नहीं उसने खेलने के बाद करना क्या है, ना वो पढ़ाई कर सकते हैं, ना उनकी कोई मुस्तहकम जॉब होती है। तो जितनी देर वो मैक्सिमम खेल सकते हैं वो चाहते हैं कि वो खेलते रहें। लेकिन अगर हम उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें, हम उनको एक पाथवे उसके बाद भी ट्रांजिशन दें कि आपने अगर खेल लिया 10-15 साल, अब हम आपको कोचिंग की तरफ, रेफरी की तरफ, स्कोरिंग की तरफ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और अच्छी पेस के साथ जहाँ पे उनका गुजारा अच्छा चले वहाँ पे ट्रांजिशन कर सकें, तो ऑटोमेटिकली आपको टाइमली जो टैलेंट होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अभी क्या होता है, आपका टैलेंट तैयार बैठा होता है पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि ऊपर से लोग आगे कहीं जा नहीं रहे होते। तो आई थिंक इस पूरी एक बॉटल नेक बनने के बजाय आई थिंक ट्रांजिशन के लिए हमें काम करना चाहिए सारी स्पोर्ट्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। वैसे ये बताइए कि इस यंग लेवल पर जिस तरह सईद भाई ने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, आपको बड़ा केयरफुल होकर काम करना होता है। यंग बच्चे हैं, आपको ओवर एक्सर्ट नहीं कराना। अगर आप इनकी ट्रेनिंग्स की भी बात करें तो ख़ास तौर पर जब आप यूथ के साथ काम करें, और आप वैसे भी प्राइम मिनिस्टर्स का जो यूथ प्रोग्राम है उसका भी आप एक अहम हिस्सा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या राना मशहूद साहब से भी आपकी गुफ्तगू होती रहती है। तो जो अब एक नई पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है, इसमें स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फ़ंड बड़ा ज़रूरी है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को अब पेट्रनेज मिल रही है, आप उस यूथ प्रोग्राम की मुनासबत से हमें कैसे बता सकते हैं? देखिए, यूथ की प्रोग्राम की जब भी हम बात करते हैं, किसी भी अगर मुल्क को आपने बिल्डअप करना है तो आपको उसकी यूथ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को एक गॉड गिफ्टेड भी चीज़ है कि यूथ सबसे ज़्यादा एम्पावर यहाँ पर हैं। यूथ आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं शायद वो मैं कहता हूँ ना कि हम लोग जो भी मामलात हैं इस वक्त, लेकिन हम लोग कहीं यूथ के ऊपर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ पे। और स्पोर्ट्स एक ऐसी इंडस्ट्री हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर कि यूथ को बूस्ट करके आपको पूरे ऊपर लेवल तक लेके आती है। वॉलीबॉल की चाहे बात करें, चाहे डिफरेंट स्पोर्ट्स की आप बात करें, वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है कि आप जाके मदरसे में देख लें, यहाँ तक स्कूल लेवल पे आप देख लें तो ज़्यादा वो जगह भी नहीं मांगता। छोटी सी जगह के ऊपर आप उसको, हम पंजाबी में ज़्यादा जुटकी कहते हैं अपने ज़बान के अंदर, जहाँ पर हम लोग खेलते हैं, और बड़ी पॉपुलर है। लिटरली ऐसे ऐसे लड़के आपके पास मौजूद हैं गाँव के लेवल पे, देहातों पर आप बात करें कि इससे वो चाहते हैं कि एक चांस हमें मिले और पाकिस्तान लिटरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने भी इंटरव्यू किया हुआ है, खुद भी इनके साथ टाइम मिला देखने का। जब कोच से भी बात हुई, उन्होंने एक ही बात की थी कि ख़ास करके जो यूथ लेवल है, जितना ज़्यादा उनको कैंपिंग का टाइम मिलेगा, जैसे 5 महीना हैट्स ऑफ है कि उन्होंने एटलीस्ट कैंप अपना ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो टीम को जेलअप भी करता है, आप एक दूसरे का माइंड को अंडरस्टैंड करते हो, गेम प्लानिंग आप बेहतर करते हो, कि ना कि आप सिर्फ
10-15 दिन का कैंप आप लगाओ, इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूरत होती है, उससे आपको ज़्यादा लड़के मिलेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने साउथ एशियन चैम्पियनशिप में आपको पता है परफॉर्म किया, उसके बाद आप बात करें जब ऑस्ट्रेलिया को हमने 3-0 से शिकस्त दी थी, तो मुझे याद है उस वक्त ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स चल रहे थे, तो हमारे जो कोचेज़ हैं उनका भी दिमाग, क्योंकि वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का था कोच, उसका भी दिमाग क्लॉडियो का उधर ही होता था कि यार वो क्या बन रहा है। मैं कहा परेशान ना, 3-0 से मारा है तुम्हारी टीम को। तो लाइक वो इतनी ज़्यादा एंथुजियाज्म थी, फिर जिस तरीके से क्राउड आता रहा, तो दैट शोज़ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा इस पे फोकस है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, अहमद भाई, एटलीस्ट अब जाके मैं कहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स और ख़ास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, यूथ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे अर्शद नदीम को जिस तरीके से सपोर्ट किया, उसके बाद आपको पता है भी जो पैरा ओलंपिक्स हो रहे थे, हमारे डिस्कस थ्रो के अंदर हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लड़के ने लिए, वो वक्त दूर नहीं है जब आप अभी भी जब हमारे ओलंपिक्स हो रहे थे, आपके भी जहन में चीज़ थी, शायद कप्तान की, बहुत से लोगों की था कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हमारे थोड़े से अपना एथलीट्स वहाँ पर गए हैं। पाकिस्तान वॉलीबॉल की बात करूं, जिस तरीके से हम परफॉर्म करते हुए आए हैं, सिर्फ वही चीज़ है कि एक लड़कों को प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे भी आपने बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट है लीग का स्ट्रक्चर डेवलप करना पाकिस्तान में। मैंने कहा ना, इतनी ज़्यादा वॉलीबॉल खेली जाती है इस मुल्क के अंदर कि आई डोंट थिंक सो कि अगर हम ज़्यादा इसकी तरफ अगर अपना तवज्जो देते हैं तो आपको प्लेयर्स ना मिलें या आपको एक सेटअप ना मिल जाए, क्योंकि हर जगह ये मौजूद है। आप वॉलीबॉल मीटिंग्स का भी हिस्सा रहे हैं जो इस यूथ प्रोग्राम की हैं, चाहे वो राना मशहूद साहब चेयर कर रहे हों या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हों। 2028 LA ओलंपिक्स को लेकर हम कितना सोच पा रहे हैं कि हमने इतना अरसा है हमारे पास कि हमने उसमें जितनी मैक्सिमम स्पोर्ट्स के लिए हम क्वालिफाई कर सकें, हमारे लिए मेडल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। देखिए, मैंने कहा ना, एक अच्छी चीज़ है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जेन में वो चीज़ है कि जो दस्ता जो इस वक्त कम गया था उसको बढ़ा के हमने पाकिस्तान का दस्ता प्रॉपर भेजना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको यूथ पे करनी पड़ेगी। आपको उन लड़कों पर खास करके जब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल, विदाउट एनी, कहूँगा कि जहाँ तक कि अगर आपको किसी चीज़ की सपोर्ट है, फाइनेंशियली है या फिजिकली सपोर्ट आपको नहीं मिलती, फिर भी लड़के जाके परफॉर्म करते हैं। उनका सारा का सारा यही, जब भी बात हुई उन्होंने यही बात की, जब स्ट्रीट चाइल्ड के बारे में हुई या किसी के बारे में हुई, उन्होंने कहा कि हम प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो डिपार्टमेंट वाला मामला है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता है, इस पर अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि उसको बहाल वापस करना। कप्तान ने सही बात की है ना कि जब तक यार एक बंदे का रोजगार नहीं होगा, वो लिटरली स्पोर्ट्स। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है सईद भाई। ये मेरे ख्याल से अगर आप अंडर 19 भी देखें, अंडर 16 भी देखें, जो माँ बाप भी अपने बच्चे को इन्वेस्ट करा रहे हैं कि वो आपकी स्पोर्ट का भी हिस्सा बने, तो आप, क्योंकि खुद जाहिर बात है आप भी उसी स्ट्रक्चर से, प्लेयर स्ट्रक्चर से ही आए हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि चाहे वो डिपार्टमेंट्स हों या फेडरेशंस हों या किसी भी तरीके से हम उनको माली तौर पर इतना मुस्तहकम कर दें कि वो अपनी गेम पर फोकस कर सकें। जी बिल्कुल, ये मेन चीज़ यही है कि बच्चा जब आता है स्पोर्ट्स की फील्ड, कोई भी हो, तो सबसे पहले उसकी माइंड में चलता है कि एजुकेशन, उसके बाद इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, घर से इतने वो हमारे बेसिकली सारे जो प्लेयर्स जो हैं वो बेसिकली नेटिव विलेज जो हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ है, तो डेफिनेटली जहाँ कैंप्स में आते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स में आते हैं, वो इतने सफिशेंट उनके पास वो चीज़ नहीं होती। तो वो जब ये चीज़ें जब वो लैक करते हैं तो वो उनके जहन में एक चीज़ आती है कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स करें और घर को देखें या स्पोर्ट्स करें। तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि बच्चों को यानी कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि उसको कोई फिज़िकली और मेंटली कोई परेशानी ना हो। तो इससे हमारी फेडरेशंस जो कर रही हैं इस पे काम करें, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे ये होना चाहिए, कोई भी यूथ का कैंप लगा उसका इकोनॉमिकली सपोर्ट करें, बच्चों को फ्री हो एजुकेशन के लिए। अब हमारे यहाँ होता है कि बच्चे बेचारे स्कूल से हार्डली 2 या 4 दिन की छुट्टी लेके आते हैं, तो हमारी फेडरेशन अब इस पे प्लान कर रही है कि एक मैकेनिज़्म बना रही है कि बच्चों की एजुकेशन भी डिस्टर्ब ना हो और हमें अच्छा टैलेंट भी हमारे पास आए और हमारे ट्रेनिंग कैंप्स भी जारी रहें। अच्छा, 2 सवाल इसमें बड़े अहम बनते हैं सईद भाई। एक तो ये कि हमारे यहाँ पर ऑफ सीज़न का कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब है। ड्यूरिंग कैंप वगैरह तो तमाम चीज़ें बड़ी रेगुलेट हुई होती हैं, लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी कैंप के बाद वापस जाता है, ऑफ सीज़न में जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स साइड पर चली जाती हैं, उस तरह की फ़िज़िकल एजिलिटी नहीं रहती, डाइट वो मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, मैं चाहूँगा आप भी बताइए कि आपका जो प्लेयर्स के साथ एक रिलेशनशिप ऑफ सीज़न में, हम कितना उस पर चेक रखते हैं कि वो ऑफ सीज़न में क्या कर रहा है, कहाँ है, या फिर हम थ्रू आउट ऑन सीज़न रख रहे हैं। और इसमें दूसरा फिर सवाल आता है कि जो टैलेंट स्काउट करना है उसके लिए अब आगे मुस्तकबिल में क्या मैकेनिज़्म बना रहे हैं? जी, जहाँ तक प्लेयर्स की मसरूफियात है, ऑफ सीज़न में मुख्तलिफ अपने अपने क्लब्स में वो नुमाइंदगी करते हैं। तो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जब नेशनल सतह पर ट्रेनिंग्स कैंप या कंपटीशन ख़त्म हो जाता है तो वो अपने क्लब्स में चले जाते हैं। तो वहाँ क्लब्स बाकायदा उनकी यानी कि वो निगरानी करती है, उनकी ट्रेनिंग्स उनके कोचेज़ जो हैं वो उनका यानी कि सब चीज़ देखते हैं। तो ऑफ सीज़न में ऑब्वियसली जब क्लब्स इस चीज़ को इंटरेस्ट या ऑन नहीं करेंगे तो हमें ये टैलेंट ऊपर नहीं ज़्यादा आएगा। तो
तो अब मेरे हिसाब से ने क्लब्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि ऑफ सीज़न में ख़ास तौर पर, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो देखें प्लेयर्स जो होता है ना वो ऑफ सीज़न में मोस्टली वो लीग्स में मसरूफ होते हैं, बिल्कुल बिजी कैलेंडर होता है उस पर। तो जब वो आते हैं नेशनल लेवल पे अपने मुल्क के लिए आते हैं, वो हार्डली 20 या 25 डेज़ का वो कैंप ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं और कंपटीशन के चले जाते हैं। यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इस आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं एक सजेशन है कि तमाम क्लब्स जो हमारे हैं तो उन्हें एक बाकायदा उनको एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए ऑफ सीज़न ख़ास तौर पे अपने प्लेयर्स को बिजी रखे और वो प्रोड्यूस करे। यहाँ अब ये है कि फेडरेशन प्रोड्यूस करके क्लब्स को दे रही है, हालांकि क्लब्स प्रोड्यूस करके प्लेयर को फेडरेशन को देना चाहिए। यहाँ उल्ट हो रहा है, दुनिया में पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि क्लब्स देते हैं फेडरेशन को प्रोड्यूस करके, और पाकिस्तान में ये है कि हम फेडरेशन जितने जो भी है वो प्रोड्यूस करके क्लब को दे रही है। क्लब आबाद यानी फेडरेशन जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वैसे जो मुझे ब्रेक पर जाना है उसके बाद मैं आपके पास लाजमी आता हूँ। मैं एक बार फिर मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम की मुनासबत से मेरे ख्याल से पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपको एक बार फिर मुबारकबाद देंगे कि आप हों चाहे याकूब साहब हों, आप लोगों ने ये जो एक रोशन मुस्तकबिल है वॉलीबॉल का, इसको बड़ा आबाद रखा हुआ है। तो आपको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद हो, और मेरे ख्याल से ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी जो चैम्पियनशिप आ रही है उसके लिए, क्योंकि कौम डेफिनेटली आपकी शुक्रगुजार भी है और आपके साथ भी खड़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे, अब क्रिकेट की तरफ रुख जरूर करेंगे। हमें स्टूडियोज में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट तजियाकार मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। क्रिकेट में बहुत सारी खबरें हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट पर आने से पहले आपको दुनियाई क्रिकेट से एक बड़ी खबर देंगे कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं मोइन अली, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इनके करियर के ऊपर हमारे पास एक पैकेज है, मुलाहिजा फरमाइए और फिर वापस आते हैं। शानदार बैटिंग और उम्दा बॉलिंग के माहिर इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोइन अली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली। बरतानवी जरीदे से खुसूसी गुफ्तगू में मोइन अली ने कहा कि वो 37 साल के हो चुके हैं, इंग्लैंड के लिए बहुत क्रिकेट खेली, अब ये वक्त नई नस्ल का है। क्रिकेटर मोइन अली का इंटरनेशनल करियर इंतहाई शानदार रहा। उम्दा कारकर्दगी की बदौलत अपनी टीम को कई मैच भी जितवाए। मोइन अली ने इंटरनेशनल करियर में 68 टेस्ट मैचेस में 3094 रन बनाए, जिनमें 5 सेंचुरियां, 15 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। करियर के दौरान मोइन अली ने स्पिन बॉलिंग में भी इस सलाहियतों का लोहा मनवाया और टेस्ट करियर में 204 विकेटें भी हासिल की। 138 वनडे में 2355 रन बनाए और 111 विकेटें समेटी। 92 टी20 मैचेस में 1229 रन और 51 विकेटें लेने में कामयाब हुए। इंग्लिश क्रिकेटर का अपनी रिटायरमेंट पर कहना था कि वो अब भी खेल सकते हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि उनकी टीम ने एक नए सर्कल में आगे बढ़ना है। उन्हें इंग्लैंड की जानिब से खेलने पर हमेशा फख्र रहेगा। जी, आपने देखा मोइन अली का शानदार करियर अपने इख्तिताम को पहुंचा है, और बड़ी ज़बरदस्त बात इसमें यह है मेरे ख्याल से जो आइकॉनिक स्टेटमेंट बनेगी कि मैं अभी भी खेल सकता हूं, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन की बारी है। तो ये वो चीज़ है जो हमारे यहाँ खासी मिस की जाती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा है। सना, आप मोइन के करियर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर जो एक वो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उस पर पूरे उतरे हैं। बड़े एक इंपॉर्टेंट टाइम पर इंग्लैंड क्रिकेट में उन्होंने जगह बनाई, ऑफ स्पिनर की भी ज़रूरत थी। फिर जो मैंने यूटिलिटी कहा कि बड़े मुख्तलिफ नंबर्स पर खेलते रहे, जहाँ ज़रूरत पड़ी काम आ जाते थे इंग्लैंड के लिए। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर और बड़े ज़बरदस्त इंसान भी है। मेरा इनसे ऑफ फील्ड थोड़ा, जब से ब्रॉडकास्ट की दुनिया में आई हूँ तो थोड़ा इंटरेक्शन रहा है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी नज़र आते हैं, बड़े हम्बल और वैल्यूज़ रखने वाले। उन्होंने एक एम्बेसडर बने मुसलमानों के लिए इंग्लैंड में, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टांस भी लिए इन्होंने, आदिल रशीद ने मिल के वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन की। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, इनके करियर की बात है, तो यूटिलिटी का लफ्ज़ आपने ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इस तरह के प्लेयर थे जिनको आप बैटिंग में भी ओपन करा सकते हैं, मिडिल में भी खिला सकते हैं और एज ए फिनिशर भी खिला सकते हैं। इसी तरह बॉलिंग में, पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी कर सकते हैं और डेथ बॉलिंग भी कर सकते हैं, और सही टीम प्लेयर है।
इनको कभी इनको देख के ऐसा फील नहीं हुआ कि ये टीम से बड़े हैं। इन्होंने हमेशा अपना एक एटीट्यूड ऐसा रखा है कि टीम मैन नज़र आए, और दुनिया की सारी क्रिकेट इन्होंने खेली है। इंग्लैंड को देख लें, काउंटी देख लें, फ्रेंचाइज क्रिकेट दुनिया भर में, चाहे T10 हो चाहे T20 हो, बड़े से बड़ी छोटे से छोटी हर तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली और परफॉर्म किया। तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक भरपूर करियर रहा इनका। और यही बात जो हम कम्युनिकेशन की करते हैं कि इनको एशेज से ड्रॉप किया, इनके साथ कम्युनिकेट किया और इन्होंने अपना फ़ैसला खुद आके सुनाया। और यही चीज़ जो है वो हम लैक करते हैं। इसी तरह के बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे मुल्क से भी गुजरे, बट हम एग्ज़िट जो है उस तरह से नहीं दे पाते उनको। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि उनको अगर ख़ुद भी एक एहसास है कि उन्होंने यंगस्टर्स को चांस देना है, ग्रेसफुली उन्होंने भी छोड़ा और एक रिस्पेक्टफुली इंग्लैंड के बोर्ड ने भी इनसे रब्ता किया और कम्युनिकेट किया। और आई थिंक इसी तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। खुरम, कैसे देखते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट मोइन अली का? जिस तरह सरा ने भी बात की कि बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी हुई मुस्लिम कम्युनिटी की भी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट में भी बात करें तो बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। नहीं, बिल्कुल, देखें आपने सही कहा कि टोटली यूटिलिटी प्लेयर थे और ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम। आप टेस्ट क्रिकेट देख लें, आप वनडे क्रिकेट देख लें, T20 क्रिकेट देख लें, और सना ने भी सही कहा एक टीम में मैन नज़र आया आपको। और देखें हर नंबर्स पे खेल लेते थे और सबसे ज़्यादा अच्छे था कि ऑफ स्पिन बहुत ज़बरदस्त करते थे। और आपको पता था क्रूशल टाइम्स पे आके ब्रेक थ्रू भी दे देते और बड़े लंबे लंबे स्पिन भी करते थे। और आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने IPL खेली है, अभी रिसेंटली CPL वगैरह भी खेल रहे हैं, तो एक ज़बरदस्त। और जहाँ तक आप रिलीजियस प्रॉस्पेक्ट से हवाले से बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया और काफ़ी ज़्यादा इस्लाम को वहाँ पे उजागर भी किया। और सेकेंडली मोइन अली की आपने देखा कि अंडर बेल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हैं और काफ़ी ज़्यादा टीम को बकअप भी करते रहे हैं। और जिस तरह से देखिए एक उन्होंने अपकमिंग यूथ को जो है आने के लिए मौका दिया, तो एक बहुत बड़ा साइन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो इस तरह से कोई भी आके सेफ मैसेज नहीं देता कि यंगस्टर को आगे प्रमोट करता है, तो एक बहुत बड़ा साइन है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है? आप कुछ बोर्ड के मामला से भी फेमिलियर हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ऐसा मौका आता नहीं, या तो फिर रिटायरमेंट या फेयरवेल मैच का ही वेट करते करते लोग इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन या हमें प्रेस रिलीज के जरिए पता चलता है कि रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। तो इसमें प्लेयर को अक्सर प्रेस रिलीज की पता चलता है कि मैं रिटायर हो गया। तो इसमें बोर्ड का किरदार, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का किरदार, अगर आप उनके स्ट्रक्चर और सिस्टम की बात करें तो वो कितना थॉरो है सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर टीम में डेब्यू कराना, थ्रू आउट मोइन का करियर, जिस तरीके से जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ी उनको कहा गया कि आप वापस आ जाएं, और फिर जब लगा कि नहीं ज़रूरत तो बताया जाता है कि जी अभी प्लान्स में नहीं है। देखिए ये तो प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आया वो कितने अरसे क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता। देखिए अब उन्होंने एक रोल चूज़ किया है कि अब कमिंग टाइम में वो जो है एज ए कोचिंग में आपको नज़र आएंगे, लेकिन उनके पोटेंशियल वगैरह भी है। अब जिस तरह से उन्होंने सर्व किया इंग्लैंड को, तो एज ए कोचिंग में भी काफ़ी आपको यूज़फुल नज़र आएंगे। बिल्कुल। वैसे कहते हैं गो विद द फ्लो, यहाँ पे गो विद द मोह था। तो आपको याद होगा आइकॉनिक बामी आर्मी भी है, ये इंग्लैंड के जितने फैंस हैं, वो अक्सर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मोइन की सपोर्ट इतनी थी कि वो फर्जी जो है वो दाढ़ी पहन कर तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो बड़े ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं इंग्लैंड। यार एक चीज़ अच्छी मुझे लगती थी कि मैं क्योंकि अभी गो थ्रू रहा था जब आप लोगों से पूछा डर्बीशायर के लिए क्योंकि खेलते रहे, और मुझे याद है कि उस वक्त उन्होंने डेब्यू किया था इंग्लैंड के लिए एज अ T20 स्पेशलिस्ट, बेसिकली टीम के अंदर आए थे। जिस वक्त आप अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, आपको इयन बेल भी उस वक्त खेल रहे थे, आपके पास और भी लड़के मौजूद थे, बटलर नई एंट्री कर रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था। लेकिन जिस तरीके से एज एन एम्बेसडर इस्लाम कर रहे हैं, खास करके इंग्लिश टीम के अंदर, आपको पता है उस चीज़ को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन आपकी होती है। आपको पता है बहुत से मामला इंग्लिश टीम के अंदर भी होते रहे हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू करना। फिर सबसे अच्छी चीज़ यूटिलिटी क्रिकेटर की आपने बात की, जब कंडीशंस ऐसी आपको लगी, चाहे उनको मिडल ऑर्डर में खिलाना है, नीचे टेल के साथ खिलाना है, उसको पता है कि मैंने किस तरीके से इनिंग्स को लेके चलना है। दुनिया की ऐसी कोई क्रिकेट नहीं है, मैं कहता हूँ लीग क्रिकेट, जहाँ पर उनको एक्सपीरियंस ना हो। फिर बर्मी आर्मी का आपको पता है कुछ माजी में मामलात उनके रहे हैं, जो भी इश्यूज वगैरह हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनको एक आप कह सकते हो कि आइडियल के तौर पर लिया, फिर उसको फॉलो किया पूरी दुनिया के अंदर, वो एक बड़ा लिटरली मिसाल थी अपनी इंग्लिश टीम के अंदर आप बात करें। फिर जो डिसिप्लिन इन्होंने खास करके देखें, जब आप किसी टीम के अंदर आप जाते हो तो आप उसका बेसिकली पूरा का पूरा बैकग्राउंड भी अपना लेके जाते हो, उसको मेंटेन करते हो, डिसिप्लिन को आप दूसरे लोगों को बताते भी उस बैकग्राउंड का, और बड़े अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके भी रखा है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे इंग्लिश टीम की नज़र आती थी, आपको पता ऑब्वियसली उनका एक सेलिब्रेशन है, उनका जो भी मामला उनके हैं, जब भी सेलिब्रेशन का टाइम आया, मोइन अली की बात करें, आदिल की बात करूं, तो उनको जिस तरीके से हमेशा उनको पहले बता दिया जाता है कि आप लोग अच्छा, इसमें क्रेडिट जाता है जॉस बटलर को। मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो बड़ा आपको देखा ना कि एक सेटअप बड़ा अच्छा एक बना हुआ था। जॉस बटलर की बात करूँ, यहाँ तक क्रिस वोक्स मुझे याद है एक दफ़ा, क्योंकि इनके खुद कैप्टन रहे डर्बीशायर में, वो जिस तरीके से लेके इनको चलते रहे, तो दैट शोज की कितनी कमिटमेंट थी यहाँ पर। लेकिन एक अच्छी चीज़
जो हमारे शायद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर वही जो इशू जो कप्तान भी इसको हाईलाइट करती हुई आती है कि हमारे असल मसला ये है कि हमारे क्रिकेटर्स की बात करें, अब क्रिकेट को छोड़ दें, नॉर्मल एक स्पोर्ट्समैन की बात करें, उस बेचारे को नहीं पता होता कि मैंने आगे कहाँ जाना है, उसके पास एक पाथवे नहीं होता। इनके पास पाथवेज मौजूद हैं। अगर इंग्लैंड टीम नहीं है तो डर्बीशायर के साथ लग जाएं, क्योंकि उन्होंने इनके लिए पाथवे खोला होता है। ये बेचारे अच्छे नोट के ऊपर जाके रिटायरमेंट लेते हैं या अच्छे नोट के ऊपर जाके यंगस्टर को आगे करते हैं, पाथवे मौजूद है, हमारा वो नहीं है। हमें शायद वो चीज़ मिसिंग कैरेक्टर है। लेकिन वैसे हम ये यूटिलिटी क्रिकेटर की बात करें, ये बड़ा एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट बन जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है कि जी फलाने प्लेयर का ये नंबर था डोमेस्टिक में, हमने उसको इस नंबर पर खिला दिया, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। मोइन अली एक नया आर्ग्यूमेंट हमें दे देते हैं कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं जहाँ टीम को ज़रूरत है। तो अगर आप हमारा आर्ग्यूमेंट देखें कि जी फलाने प्लेयर को यहाँ नहीं खिलाया, उसको इधर खिला दिया, और फिर आप उस तरफ देखें तो वो कंप्लीटली दो डिफरेंट डायनामिक्स हो जाते हैं। अहमद भाई, अगर आप इंग्लिश सेटअप की बात करें, क्रिकेट की जितनी क्रिकेट वहाँ पर क्लब क्रिकेट खेली है, प्रीमियर लीग खेली है, तो एक चीज़ तो आपको सामने पता लगती है, बेशक आपका टफ मैच क्यों नहीं, और अगर आपने कल ट्रैवल करना है और अगर आपको एमरजेंसी केसेस है, लिटरली आपको बिठा के रेस्ट दे देते हैं। उनको पता होता है कि यार इसका अपना साइकोलॉजिकल इसको मैंने रेस्ट देना, आखिर इंसान है। हमारे यहाँ मसला नहीं है, हमारे यहाँ सब मसला ये होता है कि जो मर्जी हो जाए गोली मार दो, टांग पे खिलाना ज़रूर है इस लड़के को। सबसे बड़ा एक इशू हमारे यहाँ पर मसला जो अब डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात कर लें, यहाँ तक उसकी बात करें, जिस तरीके से कंटिन्यूटी है, ना रेस्ट है, ना कोई प्री प्लान आप लोगों का सर्वे चलता है कि लड़के को किस तरीके से हम लोगों ने कौन से क्रिकेट खिलानी है, कौन सी नहीं खिलानी। हमारे तो यहाँ पर नहीं है, हम तो कहते हैं कि तीनों के तीनों फॉर्मेट्स खिलाओ, देखी जाएगी जो भी होता है। फिर कप्तान सबसे बड़ा एक आपका लीड फ्रॉम द फ्रंट की जब हम बात करते हैं, जो हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे, कप्तान को, क्योंकि कप्तान मेरे साथ खुद बैठी हैं, शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ पे, लेकिन जितना आज तक काम किया टीम्स के साथ, कप्तान खुद बेचारे को नहीं पता होता अगले सीरीज़ में कप्तान नहीं है, वो इसी प्रेशर के अंदर बेचारा मारा जाता है। क्यों? जो मामला चलते हुए क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं, जो प्लेयर्स के मामला चल रहे होते हैं, वो ज़्यादा का ज़्यादा पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस पैदा करती है आपकी टीम के अंदर। जब आपका कप्तान ही 100% श्योर नहीं है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लीड फ्रॉम द फ्रंट कहाँ से करेगा? कल भी मैं एक बड़ी अच्छी बात सुन रहा था, यासिर अफात की बात करें तो वो एक बात कर रहे थे, जब एक कैप्टनसी का जो इशू बना हुआ है हमारे, धोनी की बात कर रहे थे, धोनी को विराट कोहली को लेके चलें आगे। अगर आप चलें इंग्लैंड टीम में आप चले जाएं तो आपको याद हो स्ट्रॉस अपना कुक को लेके चले थे, कुक आगे, फिर आपको पता है लेके दूसरे प्लेयर्स को साथ चले हैं। सेम विद अपना अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, आपको याद है अगर हम बात करें क्लार्क की बात करें, क्लार्क आगे लेके प्लेयर्स को साथ साथ चलते हुए हैं। हमारे अगर बात करें बाबर आजम की हम बात करते हैं, शान मसूद की बात करता हूँ, वो कौन उसको आगे लेके गया भाई? आपका तो कोई प्लेयर ऐसा मौजूद नहीं था जो उसने ग्रूम किया उसको आगे लेके गया। कप्तान मेरे साथ बैठी जो हम डिबेट कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, इस सवाल पे हम आने लगे हैं, ये हमारा अगला टॉपिक यही है। लेकिन मेरे ख्याल से अवैस शायद इस बात को लाइटली ले जाएंगे, लेकिन मैनेजर का किरदार बड़ा जरूरी हो जाता है। नहीं, मैनेजर का किरदार तब होता है, मेरी बात सुने, मैनेजर का मैंने कहा ना कि ऐसी फ्रेंचाइज की शर्ट भी पहन गए हैं आज बैठे में, फ्रेंचाइजेस के अंदर सबसे पता है हमने उतार दिया, सबसे पता है बड़ा इशू क्या होता है। देखिए, ऐसा मैनेजर ऑब्वियसली उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी पावर है, क्योंकि वो टीम को पूरा का पूरा मैनेज कर रहा है, उसके मामलात हैं। लेकिन मुझे बात बताए ना कि जब ये चीज़ बीच के अंदर आ जाए कि वो बड़ा क्रिकेटर है, उसने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, उसने ये खेला हुआ है, तो यार थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा हल्का, तो फिर मुझे बताना बेचारा मैनेजर कहाँ जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब इस पाकिस्तान क्रिकेट के सवाल की तरफ आ जाते हैं, और अब कुछ बातें यही चल रही हैं कि दोनों फॉर्मेट्स में कप्तान तब्दील होने जा रहे हैं। इस पर गौर किया जा रहा है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही बोर्ड की तरफ से कोई तस्दीक की गई है इस खबर के ऊपर, लेकिन बातें तो चल रही हैं। खास तौर पर मेरे ख्याल से वनडे फॉर्मेट बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, कुछ नाम जो हैं वो ज़ेर गौर भी हैं, एक नाम को बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो सना, कोई आप किस तरफ मतलब इस मेरे ख्याल से डेवलपमेंट को देख रही हैं? उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अब ये टेस्ट वाला चैप्टर तो फिलहाल बंद हुआ है, लेकिन इसको लेकर अभी भी वो अकाउंटेबिलिटी चल रही है जो हारने की वजूहात थी तमाम चीज़ों पर, लेकिन आगे साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर ये चैंपियंस कप भी हो रहा है, उस पर भी नज़र रहेगी। तो कप्तानी का सवाल किस तरफ जा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप देखें टेस्ट मैच आपका मुश्किल रहा, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आपके रिजल्ट्स है, और अब आपने खेलना है इंग्लैंड से, और उसके बीच में कोई लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट नहीं है आपके पास। वनडे के कप करके आप 5 टीमों का करके आप अगली टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट करेंगे, तो टेस्ट टीम में कोई बहुत मेजर चेंजेस अगर आप करते हैं तब भी मुश्किल होती है, आप नहीं करते इस परफॉर्मेंस के साथ तब भी मुश्किल होती है। तो आई डोंट नो कि ये टेस्ट टीम के साथ अब क्या करेंगे, क्योंकि अब आपने वनडे कप शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ एक टेस्ट टीम का इशू अपनी जगह चल रहा है, दूसरी तरफ 5 महीने रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और आपको यही नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, प्लेयर्स को नहीं पता हमारा वनडे फॉर्मेट का कप्तान कौन है, कप्तान को नहीं पता कि उस मतलब इस वक्त तक बाकी दुनिया की सारी टीम्स की 11
के बाद 13, 14, 15 लोगों को दिमाग में डाला जा रहा होगा कि किसको हमने आज बैकअप रखना है। 12-13 खिलाड़ी सबके पहले से कंफर्म होंगे, सिर्फ 13वें 14वें पे बैकअप पे कितने कीपर लेके जाने हैं, क्या करना है, कौन सा ओपनर एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। किसी टीम में ये परेशानी नहीं होगी कि कप्तान कौन है, बहुत ही रेयर कोई होगा। तो 5 महीने आपके वो रह गए, स्टेडियम्स आपके आधे खुदे हुए हैं इस वक्त, तो बहुत मुश्किल में है इस वक्त अगर क्रिकेट की ओवरऑल सूरत हाल देखें। और फिर हम बाद में प्लेयर्स को और टीम को तनकीद करते हैं, पर यहाँ पर अगर आप देख लें तो ज़ीरो प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस के लिए। कप्तान आप किसी को भी बना दें, वो अपनी विल और अपने टैक्टिक्स और अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी से जो परफॉर्मेंस करवा दे तो करवा दे, पर हम तैयार नहीं कर रहे। उसको भी टाइम चाहिए ऑब्वियसली। हम कोई प्रिपरेशन दे नहीं रहे इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस से पहले। हम लोग एक ऐसा सीजन दे रहे हैं जिसमें वनडे क्रिकेट खिलाई जाएगी, और फिर वनडे के बाद वनडे की बात कर लेते हैं तो वही 5 महीने इनफ हैं एक वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट को जीतने के लिए, एक कप्तान के लिए जिसको अभी पता नहीं है कि वो वनडे का जिसमें आप टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, टाइटल डिफेंड करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन देना कि किसको बनाएंगे, वो तो हम बेवकूफ़ नज़र आते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कहते हैं होता कुछ और है। तो आई डोंट नो कि ये लोग किस तरीके से क्या करेंगे, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। खुरम, क्या खबरें हैं कप्तानी को लेकर? अगर आप सिस्टमैटिकली भी देखें तो 2 नाम ही इस दौड़ में वनडे के लिए नज़र आते हैं, एक बाबर आजम और एक मोहम्मद रिजवान का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इवन टेस्ट के लिए भी कहीं बात की जा रही है। अब्दुल रज़ाक ने एक नई डिबेट छेड़ दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट का एक ही हल है, सरफराज अहमद। तो एक तीसरा नाम भी कहीं ना कहीं ले लिया गया, शान रहेंगे कि नहीं, तो चलो टेस्ट में थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। चलिए मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, ये चैंपियंस कप हो रहा है उसमें बाबर हैं कैप्टन किसी टीम? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। बस जो 5 कंटेंडर हैं वही उस रेस में, जो उसके 5 कप्तान हैं। जी। और यही एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी है खुरम ने। और दूसरा, जहाँ तक अभी सना ने अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि आपको पता है कि इंग्लैंड की सीरीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा फॉर्मर क्रिकेटर्स भी यही कह रहे थे कि आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से ये जो चैंपियंस कप था ये आपका 4 डे होना चाहिए था पहले। फिर आप जब आपकी चैंपियन ट्रॉफी करीब आती तो आप वनडे कप करा लेते। फिर जो हैं अपना डायरेक्टर टूर्नामेंट भी हैं और डायरेक्टर अकेडमीज़ भी हैं, नदीम खान साहब, उनकी प्रेस टॉक भी आपने देखी डे बिफोर यस्टरडे। उन्होंने काफ़ी ब्रीफ किया कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हमारी प्रिपरेशन है, तो इसके अंदर जो है हमारे यंग प्लेयर्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। और थोड़ा सा देखिए, मैं इस पर ज़रूर क्वेश्चन मार्क ज़रूर करूँगा कि इसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि ऑलरेडी उनको आप यूज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर उस्मान सलाउद्दीन हो गए हैं, ठीक है ना, आपके बिलावल भट्टी हो गए हैं, तो इन लोगों के वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और आपके जो यंग लैग हैं, जिस तरह से अंडर 19 में काफ़ी सारे प्लेयर्स जो परफॉर्म करके आए हैं, खासकर जिस तरह से अंडर 19 की टीम थी उसके अंदर 4 लेफ्टी थे, उसमें शामिल भी आ गए हैं टीम के अंदर, तो उसके अंदर 7 भी मिसिंग है। हालांकि मैं प्रेस रिलीज देख रहा था कि उसके अंदर उनको क्वेश्चन मार्क किया है कि उनकी क्या कहते हैं फिटनेस वगैरह जो है इश्यूज़ वगैरह हैं। पर इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अपकमिंग टाइम के लिए बताएंगे कि कितना पोटेंशियल है। और दूसरा देखें, खुशाइन बात ये है कि आपके काफ़ी अरसे के बाद फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में एक इवेंट हो रहा है। आपको पता है कि हमेशा से इकबाल स्टेडियम की ये रही है कि वहाँ पे आपका जैम पैक क्राउड होता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिकेट लवर है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर खासकर क्रिकेट के अंदर डे बाय डे जो है कंसेक्यूटिव शिकस्त होने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्राउड का जो है उस तरफ इंटेंशंस नहीं है, तो ये जो है एक यूज़फुल साबित होगा कि अपकमिंग टाइम के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी प्रमोट हो सके। अच्छा, ये बताइए, हमारा जो कल्चर है यहाँ पर क्रिकेट का, उसको देखते हुए क्या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ कप्तान चल सकते हैं, या एक ही कप्तान यूनिफाइड होना चाहिए जो तीनों फॉर्मेट्स चला लेगा? नहीं, देखें, आपने दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी देख रहा है कि उनकी ना टीम्स का टोटली डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। देखें, आपके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं, टेस्ट के आपके डिफरेंट होते हैं, टेस्ट कैप्टन डिफरेंट होते हैं, और आपके T20 स्पेशलिस्ट डिफरेंट होते हैं, और वाइट बॉल 50 ओवर के डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, इवन कैप्टन भी। तो ये पाकिस्तान ने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि आपने दूसरी टीम्स में देखा है तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लें, ये चीज़ें पहले इंप्लीमेंट की गई हैं। पाकिस्तान के अंदर पास्ट पे रहा है तो उस तरह से यूज़फुल नहीं रहा ये एक्सपीरियंस। वैसे नाम कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, उन्होंने सिर्फ एक बाबर आजम का साइड पर किया, बट इशारा नहीं किया कि किस तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ है, हाँ जा सकती है डिस्कशन। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस वक्त सरे फहरिस्त नाम जो है मोहम्मद रिजवान का ही है। देखिए, रिजवान पे आपको पता है अहमद भाई, काफ़ी टाइम से बात हो रही है, अभी से नहीं है। मुझे पता है कि वो शुरली सी तो छुटती है कहीं ना कहीं कि इसको बना दो कप्तान, और जैसे सना ने भी कहा ना, पता कोई नहीं, सुबह उठे तो फ़खर रज़मान को कप्तान बनाया, कोई पता कोई नहीं होता हमारा। लेकिन एक है कि मैंने कहा नहीं है, बट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है आजकल। बात कोट एंड कोट हो जाती है स्टेटमेंट। नहीं, बात कर रहा हूँ कि पता कोई नहीं होता हमारा कि शुरली छोड़े तो कप्तान फ़खर रज़मान भी बन जाए, क्योंकि फ़खर रज़मान भी कहीं ना कहीं बात हो रही थी। रिजवान की बात करें, आपको टीम यूनिट ज़रूर नज़र आता है, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को लेके चले हैं, फिर पेशावर की टीम को डोमेस्टिक के अंदर वो लेके चले हैं, एक आपको टीम यूनिट नज़र आता है, फिर एक वो डिटर्मिनेशन आपको नज़र आती है। लेकिन
पाकिस्तान की कप्तानी करना दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको जिस प्रेशर से गुजरना पड़ता है, फिर इतने कप्तान आपके साबिक कप्तान टीम के अंदर मौजूद होंगे, उनको किस तरीके से वो आगे लेके चलते हैं, क्यों इन पे जो ज़्यादा, जो मुझे ऑब्वियसली खुरम भाई को शायद मुझसे बेहतर पता हो, लेकिन जो मुझे खबर है उनको शायद वाइट बॉल क्रिकेट और T20 क्रिकेट के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है रिजवान को। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, जब एक कप्तान आप बनाते हो, क्या सिर्फ उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने कप्तान बनाना है? आपने उसको कप्तान बनाना है अगले वर्ल्ड कप के लिए, ताकि उसको पता हो कि मैं वर्ल्ड कप तक टीम के लिए हूँ। 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अगर आपकी टीम को मुआवजा करती है तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आके आपकी टीम कुछ कर जाए। लेकिन इतनी जल्दी किसी कप्तान के साथ फिर जो टीम यूनिट लेके चलता है उससे आप एक्सपेक्टेशन लगाओ, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इस वक्त अच्छी बात है आप ये चैंपियंस के नाम से टूर्नामेंट करवा रहे हो, लेकिन आपको पता है दूसरे एंड पे इस पर तनकीद इसलिए हो रही है कि आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हो इंग्लैंड के साथ, आप वही वनडे फॉर्मेट के अंदर फिर लड़कों को लेके जा रहे हो कि जो हम बात कर रहे थे ना कि पहले टेस्ट के अंदर आपके लड़के वो टेस्ट क्रिकेट की उसके अंदर आई नहीं है फॉर्मेलिटी के अंदर कि टेस्ट क्रिकेट आखिर हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप वापस उनको उस मोड के अंदर लेके जा रहे हो। कुछ लोग वो भी स्टेटमेंट वापस लेकर आ जाते हैं कि जब बाबर आजम को हटाया गया और शाहीन को कप्तानी दी गई तो रिजवान को बीच में ऑफर की गई थी, बट उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया। इस बात में आपको लगता है कितनी सच्चाई, क्योंकि अगर ये वापस उस तरफ चीज़ें जाती हैं, फिर जिस तरह आपने कहा जिसको भी आप कप्तान बना रहे हैं, कम से कम उसको एक तो आपको अथॉरिटी इतनी देनी होगी, दूसरा उसको इतनी सपोर्ट देनी होगी कि वो जो टीम में इस वक्त मसाइल चल रहे हैं जो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, वो सबको एक बार पता चल जाए कि भाई कप्तान यही है और हम इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। अहमद भाई, जो सिचुएशन आपको पता है बाबर और शाहीन वाले मामले में हुई थी, तो लिटरली अगर शायद किसी आउटसाइडर को भी आप कहते हैं ना कि कप्तानी आगे कर लो, लिटरली ना करता अगर जो समझदार इंसान होता, क्योंकि आपको पता है जो सिचुएशन चल रही थी, मैंने उसको रिवर्स होना ही था। और दूसरा मैंने आपको याद है एक बात बताई थी कि इंसान है ना, उसके दिमाग में चीज़ आती है कि इसने तो नहीं बाहर बैठ के लॉबिंग की या जो भी मामला हैं जो कप्तानी से आ गया है। जब तक आप एक बंदे को कप्तान को बिठा के सामने टीम को बिठा के जो डिस्कशंस होती हैं, जो हमें भी पता लगी थी आपको, मुझे भी कहीं से डिस्कशंस जो होती रही हैं, आप सामने बिठा के टीम को ये बात नहीं करोगे कि ये कप्तान है, इसकी डिसीजन जो उनसे ये मैटर करती है, इसने टीम को लेके चलना है, किसने अंदर रहना है किसने नहीं रहना, आप एम्पावर करते हो उस कप्तान को, रिजल्ट भी मांगते हो, लेकिन आप फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हो कि यार इस वर्ल्ड कप तक तुम कप्तान हो, बिल्कुल जो टीम खिलाओगे तुम्हारा डिसीजन है, फिर जाके कप्तान को एम्पावरमेंट होती है ना कि मैंने यार टीम खिलानी है, मैंने रिजल्ट देना है। मैंने आपको क्या कहा, ऐसे होता रहा है, लीग क्रिकेट में भी होता रहा है, लिटरली कप्तान बेचारा परेशान बैठा होता है कि यार आज स्कोर ना किया तो ये ना कि अगले मैच के अंदर वो कहें कि यहाँ तो इसके मार तो घुटने के ऊपर गेंद, इसको इंजर्ड करो ना, जरा बाहर बिठाओ दूसरे प्लेयर को। पता नहीं अभी ये चैंपियंस कप में क्या होने जा रहा है, लेकिन अवैस जो है वो बहुत ही कोई सनसनीखेज चीज़ों की तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं। बट सना देखें, बात वही है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है वो यूनिटी टीम के अंदर लेकर आना। आपको कप्तान भी कोई ऐसा ही बनाना पड़ेगा जो कम अज़ कम इस चैप्टर को ज़रूर क्लोज़ करेगा, जो मेरे ख्याल से अब सिर्फ बातें नहीं रही, लोगों ने विजुअली देखा है कि टीम के अंदर जो है वो किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है। देखिए काफ़ी मुश्किल टास्क होगा जो भी कप्तान होगा, और रिजवान के आने से सिर्फ एक चीज़ जो पॉजिटिव हो सकती है कि बाबर को शायद वो सपोर्ट फील हो जाए, क्योंकि बाबर को देखा जाए तो उन्होंने अपनी कप्तानी में रिजवान को भी बड़ा सपोर्ट किया, जो पेयर था वो भी बड़ा सपोर्ट किया। और अगर इस बात में सदाकत है, क्योंकि र्यूमर्स होते हैं, आपको कंफर्म नहीं होता कि अगर रिजवान एक दफ़ा कप्तानी उनके लिए मना कर चुके हैं, तो आई थिंक बाबर उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे और वो उसमें जान मारेंगे। और बाबर और रिजवान दोनों का परफॉर्म करना वनडे में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। T20 पे हम बात करते रहते हैं कि किस तरीके से हमें डिफरेंट ऑप्शन से जाना है, पर चैम्पियंस ट्रॉफी के आने से ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फास्ट बॉलर्स में फिर भी आपके पास कोई ना कोई रिप्लेसमेंट्स हैं, पर अगर हम वनडे फॉर्मेट में बैटिंग की बात करें तो ये दोनों बड़े क्रूशल हैं आपके लिए, और वहाँ पे वो एक पॉजिटिव ज़रूर हो सकता है। और अगर मैं बाकी कप्तानों से अगर टेक्टिकली देखूं तो रिजवान टेक्टिकली सबसे ज़्यादा साउंड कैप्टन नज़र आते हैं, जिनको बहुत समझ है क्रिकेट की, और जो ओवरऑल गेम अवेयरनेस है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल खुरम, जो टीम के आपस में मसाइल हैं वो मेरे ख्याल से विजिबली लोगों ने देखे हैं, क्या वजह है कि हम अब तक वो टीम एनवायरनमेंट नहीं सेट कर पा रहे? नहीं देखिए, आपने खुद इसका जवाब दे दिया था कि देखें जो टीम मैनेजर जो होते हैं वो अंदर से इनसाइड द ड्रेसिंग रूम के जो माहौल होते हैं, इनसाइड द होटल, ये सारे वो लेकर लीड कर रहे होते हैं। इस चीज़ में देखें कोई दो राय नहीं है कि नवीद अकरम चीमा साहब पास्ट में भी बहुत अच्छे रहे हैं, तो उनके साथ आपको पता है कि पास्ट में भी ना असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो इस दफ़ा वो लैग कर रहे हैं, और पास्ट में भी काफ़ी अच्छे असिस्टेंट मैनेजर्स रहे हैं, तो टीम के साथ होना चाहिए ताकि देखें टीम का इनसाइड जो ड्रेसिंग रूम वो भी माहौल कंट्रोल होना चाहिए, और आउटसाइड जिस तरह से आप ड्रेसिंग रूम या आगे पीछे ट्रैवल करते हैं। और सेकंडली जिस तरह से देखें कैप्टनशिप के हवाले से कि देखें इस वक्त कोई भी दो राय नहीं है कि इस वक्त जो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो है वो मोहम्मद रिजवान है,
और जिस तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, और अभी जिस तरह से चैंपियन लीग कप हो रहा है उसके अंदर हालांकि 2 कैप्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है, खासकर मैं मोहम्मद हारिस के हवाले से। जिस तरह से रिसेंटली आपने उनकी ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी एज ए कैप्टनशिप आपने परफॉर्मेंस देखी, उस तरह से अप टू द मार्क नहीं थी। अगर बैटिंग में भी देखें और देखें ये उसके बाद शान मसूद जिस तरह से टेस्ट कैप्टन है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि एक कैप्टन जो है बैक टू बैक 5 लगातार मैचेस आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तमाम सवाल आज जो जन्म ले चुके हैं इनका जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा। कौन होगा कप्तान, ना सिर्फ टेस्ट का बल्कि वनडे का बड़ा ज़रूरी फॉर्मेट आ रहा है, ये कुछ अरसे में जब भी फैसला होगा पता तो लग ही जाएगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो ज़ेरे गौर ज़रूर हैं। खुरम आपका बहुत शुक्रिया, वैस थैंक यू वेरी मच, एंड सना मीर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो शो के साथ जुड़े रहते हैं, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो नाम भी कुछ शॉर्टलिस्ट होंगे और पता भी लग जाएगा कि कप्तानी का सवाल जो है वो किस तरफ जा रहा है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।